नमस्कार, स्वागत है सभी का संभव की ऑनलाइन क्लासेस में। आज बीएससी सेकेंड ईयर का हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपकी एग्जाम में आ सकते हैं, हम उनको मार्क करके मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप उसके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। इस पूरे सेशन में मैं आपके लिए एक पेपर बना के लाया हूँ। इस पेपर की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में या हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए पहले, उसके बाद में आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि क्वेश्चन वाइज मैं आपको पूरा पेपर जो है, इंपॉर्टेंट पेपर है, वो सॉल्व करवाने वाला हूं। 2021 में लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आ चुके हैं उसको छोड़कर हम आगे चलेंगे और इस बार जो आ सकते हैं और पीछे जो क्वेश्चंस आए हैं उनका एनालिसिस करके मैंने इस चीज़ को बनाया। देखिए, जरूरी नहीं है यहाँ जो मैंने 20 क्वेश्चन दिए हैं इनमें से कोई क्वेश्चन आए, लेकिन इनमें से बहुत सारे आंसर है। आप दूसरे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप इनसे आंसर लिख सकते हो अगर आप ये वीडियो देखोगे, क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस के अंदर जो आंसर है उसमें इधर उधर के जितने भी आंसर है वो आपको सारे बता दूंगा। तो मान लीजिए कि एक टॉपिक देखो बहुत बड़ा होता है, बड़े टॉपिक में से छोटा क्वेश्चन उठाया जा सकता है और छोटे क्वेश्चंस को बड़ा करके भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से अगर पूछेंगे तो मैं आपको इसके बारे में बता सकता हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिजीन क्या है, एपिटोप को समझाइए। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था पैराटोप का। ये देखिए अल्टरनेट है, कभी एपिटोप पूछते हैं कभी पैराटोप पूछते हैं, इसको समझ लीजिए। देखिए क्या पूछा है, प्रतिजीन क्या है, एपिटोप को समझाइए। प्रतिजीन का मतलब क्या होता है? एंटीजन। पहला क्वेश्चन है एंटीजन। एंटीजन को हिंदी में प्रतिजन कहा जाता है। और दूसरे इसी के विपरीत आती है एंटीबॉडी, जिसको प्रतिरक्षी कहा जाता है। देखिए, प्रतिजन मतलब एंटीजन के ऊपर मिलने वाली स्पेसिफिक साइट जिसको एंटीबॉडी पहचानती है उसको तो कहते हैं एपिटोप। क्या कहते हैं? एपिटोप। एपिटोप एंटीजन पे मिलती है और एंटीबॉडी की वह साइट जो एपिटोप को पहचानती है उसको क्या बोलते हैं? पैराटोप। ये क्वेश्चन आया है 2021 के अंदर। पैराटोप क्या होता है? आपसे ये पूछ सकते हैं एपिटोप क्या होता है। एंटीजन के ऊपर मिलने वाली ऐसी प्रोटीन से बनी हुई या कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई या लिपिड से बनी हुई ऐसी संरचनाएं जो दूसरे जंतुओं में जाकर क्या करती है? बीमारी कोज करती है, या उसको मान लीजिए कि बीमार करती है, या वो इम्यूनोजेनिक होती है। उस साइट को क्या कहते हैं? एपिटोप कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिटोप कहते हैं। और एंटीबॉडी में क्या मिलते हैं? पैराटोप मिलती है। पैराटोप और एपिटोप दोनों में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है, दोनों पहचान लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका छोटा क्वेश्चन आया हुआ था। एपिटोप को समझाना था आपको, इसके बारे में बताना। सेकंड क्वेश्चन, बैक्टीरिया में लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? सॉरी। देखिए, जीवाणु बैक्टीरिया बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सेकेंड ईयर के अंदर जो माइक्रोबायोलॉजी अपने थर्ड पेपर में दिया हुआ है, उस माइक्रोबायोलॉजी में मोस्ट ऑफ आपको किसके बारे में पढ़ना है? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। ध्यान रखना, हालांकि ये क्वेश्चन आ चुका है, बैक्टीरिया में जनन को समझाइए, ये क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन जनन कितने प्रकार का होता है इसको समझिए। इसके छोटे क्वेश्चन आएंगे। जनन कितने प्रकार का होता है? बैक्टीरिया में जनन कायिक प्रकार से हो सकता है, जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या कहते हैं? सॉरी, एसेक्सुअल, जिसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे कहते हैं लैंगिक जनन। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन ये है, लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है? लैंगिक जनन 3 प्रकार का होता है। एक होता है कॉन्जुगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुग्मन। हिंदी में क्या कहते हैं? संयुग्मन। दूसरा आता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हिंदी में कहते हैं रूपांतरण। और तीसरा आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन, जिसको बोलते हैं पराक्रमण, जो वायरस के द्वारा होता है। तो 3 प्रकार का जनन। कौन सा जनन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होता है? बैक्टीरिया में 3 प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 2 जीवाणु एक दूसरे के पास पास आते हैं, दोनों जीवाणुओं में
जिस विधि के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है या जिस संरचना के द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन संपन्न होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं सेक्स पिलाई। ये ध्यान रखना, सेक्स पिलाई। कॉन्जुगेशन ट्यूब भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन ट्यूब या सेक्स पिलाई कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको दूसरे क्वेश्चंस के अंदर इसका आंसर है वो ये देना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, इम्यूनोग्लोबिन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, इम्यूनोग्लोबिन को आईजी कहा जाता है, आईजी। इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबिन्स किसके प्रकार है? पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडी के प्रकार है। किसके प्रकार है? एंटीबॉडी के प्रकार है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि एंटीबॉडी क्या करती है, आपने अभी भी पढ़ा, पेराटोप की मदद से एंटीजन की पहचान करती है। पेराटोप की मदद से एंटीजन की पहचान। देखिए, लाइनों में छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर निकलेंगे, ध्यान रखना। एंटीबॉडी पेराटोप की सहायता से एंटीजन की पहचान करते हैं। अब आईजी जो एंटीबॉडी होती है उसके कई प्रकार है, इसको सुनिए। मुख्यतः अगर प्रकार पूछे तो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। नाम लिख देता हूं, आईजी जी, आईजी ए, आईजी एम, आईजी डी और आईजी ई। सुनिएगा, छोटे क्वेश्चन देखिए। आईजीजी ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो सीरम के अंदर, जो सीरम में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे इसकी मात्रा घटती रहेगी। तो ये सीरम में सबसे कम मिलती है और ये सीरम में सबसे ज्यादा मिलती है। बात करते हैं हाफ लाइफ की, कितने दिन ये जीवित रहती है? ये लगभग 21 दिनों तक जीवित रहती है और ये लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। इसकी मात्रा बहुत कम होती है, 0.01% होती है, बहुत कम मात्रा पाई जाती है इसकी। ठीक है, ये 1 दिन जीवित रहती है। 1 दिन भी बहुत ज्यादा हो गया, ये कुछ घंटों तक ही जीवित रहती है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा जीवित रहती है। जैसे जैसे आप नीचे आओगे वैसे वैसे इसका जीवन काल और सीरम में पाई जाने वाली जो सांद्रता है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? घटती जाएगी। पहले तो ये बात याद रखोगे। अब सबके बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं आपको। देखिए, आईजीजी जो होती है वो प्लेसेंटा को पार करके मदर से शिशु तक जाती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, आईजीजी मदर से शिशु तक जाती है प्लेसेंटा के द्वारा। आईजीए, आईजीए शरीर से निकलने वाले सभी लिक्विड जो द्रव होते हैं उन सब में पाए जाते हैं, सभी लिक्विड द्रव में पाया जाता है। ठीक है, अब लिक्विड द्रव कौन से होते हैं? आंसू, मिल्क, ठीक है, और अपना जो स्वेट हो गया, पसीना, ठीक है, और नासिका जो द्रव हो गया, नेजल लिक्विड, क्या हो गया? नेजल लिक्विड। सभी द्रव में जो शरीर से बाहर निकलते हैं और जो जननिक द्रव हो गया, सभी में क्या मिलेगा? आईजीए पाई जाती है। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया 2021 में, पूछा हुआ था कि आंसू में पाई जाने वाली एंटीबॉडी का नाम बताओ, और लार में भी, ये भी याद रखिएगा, सलाइवा, किसी भी प्रकार का लिक्विड हो आईजीए मिलेगी, ध्यान रखना। लास्ट ईयर क्वेश्चन आया इसके बारे में। आईजीएम, देखिए आईजीएम कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। पहली बात तो ये पेंटामर होती है। क्या होती है? ये पेंटामर होती है। 5 इसमें 5 एंटीबॉडी मिलकर एक आईजीएम का निर्माण करती है। दूसरी बात ये कि अगर कहीं संक्रमण हुआ है तो सबसे पहले जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीएम होगी, ध्यान रखना। इसके बाद में कौन जाती है? आईजीडी जाती है। सेकंड नंबर पे पहुंचने वाली एंटीबॉडी आईजीडी और सबसे पहले पहुंचने वाली एंटीबॉडी आईजीएम होती है। ठीक है, ये आईजीएम हो गई। आईजीडी इसके बाद में संक्रमण पर दूसरे स्थान पर पहुंचती है। और आईजीए, इसके बारे में एक बात याद रखेंगे, ये एलर्जिक कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा शरीर में स्रावित होती है, या सबसे ज्यादा एलर्जी कंडीशन के अंदर, जो उसको हम बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, उस समय ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन है, पूरा नाम लिखिए, कंप्लीट नेम किस किस का? RFLP, दूसरा है PCR, तीसरा है AFLP और चौथा है RAPD। देखिए, पहला रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन,
फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा आता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चौथा आता है एम्पलीफाइड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और लास्ट आता है रैंडम एम्पलीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। सुनिए मेरी बात ये है क्या? ये फुल फॉर्म तो आप आराम से इसको पॉज करके लिख लीजिए, लेकिन ये है क्या? देखिए, इनको बोलते हैं मोलिकुलर मार्कर। क्या कहते हैं? मोलिकुलर मार्कर। ये मोलिकुलर मार्कर है जो क्या होते हैं? सूक्ष्म छोटे, जो क्या होते हैं? सूक्ष्म छोटे डीएनए को सूक्ष्म फ्रेगमेंट में या अलग अलग तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं? डीएनए का फ्रेगमेंट करते हैं। तो जब आप किसी दो जातियों के डीएनए को लेकर उनमें किसी भी प्रकार की समानता का अध्ययन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? दोनों को एक ही प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कर देते हैं। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए पे स्पेसिफिक जगह पर जाकर क्या करते हैं? काटते हैं। तो इसी आधार पर वो क्या होते हैं? जैसे पहला क्या है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये एंजाइम क्या करता है कि लेंथ में पॉलीमॉर्फिज्म आता है, मतलब टुकड़े जो होते हैं वो अलग अलग साइज के प्रदान करता है। तो इस प्रकार से आपको, अब ये देखिए, ये जो सेकंड नंबर है वो मार्कर नहीं है, बाकी 1 2 3 ये मार्कर है। पीसीआर क्या है? पीसीआर एक टेक्निक है जिसको कैरी मुलिस ने सबसे पहले डिस्कवर किया था। और ये जो पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें हम डीएनए के छोटे से टुकड़े को विद इन मिनट बहुत ही करोड़ों संख्या में उसकी कॉपीज बना सकते हैं। तो डीएनए के किसी टुकड़े की अधिक संख्या में, और वो भी आर्टिफिशियल लेबोरेटरी के अंदर अगर आप बनाना है, तो वो टेक्निक क्या कहलाती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को उदाहरण से समझाइए। देखिए सुनिए, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, ठीक है, ओरियस, स्टेप्टोकोकस ओरियस है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं। और जो ये नाइजीरिया है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। सुनिए, देखिए, सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर क्या होता है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया है, तो ये तो आप बहुत सारे लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन इसके अंदर अंतर क्या होता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के अंदर? सुनिए, देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता क्या है? ग्राम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्टैंडिंग के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। अब स्टैंडिंग में हम दो प्रकार के केमिकल को यूज करते हैं, एक तो होता है क्रिस्टल वायलेट और एक होता है आयोडीन। ये ध्यान रखेंगे, पहली बात तो ये क्वेश्चन यही से पूछ लेंगे। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी में पूरा का पूरा बैक्टीरिया के बारे में मैंने बार बार बता रहा हूँ, तो उसमें से बैक्टीरिया के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसकी बनी होती है? छोटा सा क्वेश्चन आ गया। पेप्टिडोग्लाइकॉन की, ध्यान रखना, किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन की। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया, मान लीजिए फ्लैजिला की संरचना बताइए, तो फ्लैजिला की संरचना सीलिया, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, कैसे होते हैं, इसमें साफ्ट क्या है। एक चीज ध्यान रखेंगे, फ्लैजिला की संरचना में कुछ रिंग्स पाई जाती है, एम रिंग, पी रिंग, एस रिंग, मेम्ब्रेन रिंग, ये सब, और एल रिंग, 4 प्रकार की रिंग होती है। ये रिंग है जो है एम, एल, पी और एस, ये रिंग है। आपको इनका क्रम भी ध्यान रखना है कि किस प्रकार से और कहाँ कहाँ ये कैसे कैसे पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो इसी प्रकार से स्टेनिंग के आधार पर ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को क्या किया गया है? क्लासिफाइड किया गया है। अब देखिए, जो ग्राम स्टेनिंग से स्टेन हो जाते हैं उन बैक्टीरिया तो क्या बोलेंगे? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोलेंगे, और जो स्टेन नहीं होते हैं वो क्या होंगे? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको किसके? वॉयलेट कलर के दिखेंगे। कैसे दिखेंगे? वॉयलेट कलर के। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो रेड कलर के दिखेंगे। तो आप सामान्यतः माइक्रोस्कोप के नीचे भी उनको देखकर कलर के बेसिस पे क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब देखिए, पहली बात तो ये कि कितने स्टेन काम में लिए हमने? स्टेनिंग में 2 चीजें काम में ली। कौन सी? क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन, ठीक है। दूसरी चीजें देखिए, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसमें क्या होता है? सेल वॉल जो होती है, किसकी? पेप्टिडोग्लाइकॉन की, अभी बताई मैंने। और उसके बाद में नीचे क्या है? सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन पाई जाती है, ये डबल मेम्ब्रेन वाला होता है। तो इसके ऊपर क्या हुआ? एक और मेम्ब्रेन, फिर क्या हुई? सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन की, और उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन, और ये भी सेल मेम्ब्रेन, डबल लेयर होगी। अब यहां देखिए, ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है? सेल वॉल और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
अब क्या होता है कि जब हम इसमें स्टेनिंग की प्रोसेस करते हैं तो सेल, ऊपर वाली जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो हालांकि पहले स्टेन तो हो जाती है, स्टेनिंग में सेल मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन इसको फिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट से लेबाइल्ड करते हैं। स्टेनिंग करने के बाद में उसको हीट से लेबाइल्ड किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, उसको धोया जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन है वो हट जाती है, हालांकि इसने स्टेन लिया था लेकिन वो मेम्ब्रेन क्या होगी, रिमूव होगी, और जैसे मेम्ब्रेन रिमूव हुई, हटी, तो इसके ऊपर कलर भी वो चला जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकोन से वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन तक चले जाते हैं, और मेम्ब्रेन हटती नहीं, क्यों, क्योंकि उसके बाहर क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये क्या करता है, एक्सोटॉक्सिन स्रावित करता है, एक्सोटॉक्सिन स्रावित करता है। एक्सोटॉक्सिन मतलब बाहर, टॉक्सिन जो है वो बाहर स्रावित कर देगा, तो ये ज्यादा हानिकारक हो गए। इसके अंदर पहचानने के लिए लिपिड ए पाया जाता है, लिपिड ए मॉलिक्यूल है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं, जो मेम्ब्रेन में धसा रहता है। इसके अंदर टिकोइक एसिड पाया जाता है, टिकोइक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, इसके अंदर एंडोटॉक्सिन पाया जाता है। एंडोटॉक्सिन का मतलब क्या हो गया कि ये टॉक्सिन को बाहर सीक्रेट नहीं करेंगे, ये अपने सरफेस के ऊपर लगा के रखते हैं, और वही क्या करता है, दूसरे जंतुओं में डिजीज कोज करता है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अगर आपको अंतर पूछ ले, अगर आपको अंतर पूछ ले, या फिर मान लीजिए कि सेल वॉल किसमें कितनी क्या सेल वॉल पाई जाती है, स्टेनिंग के आधार पर इनका क्या वर्गीकरण किया गया है, अगर आपसे वो पूछा जाए तब भी क्या हो सकता है, आप इसके बारे में बता सकते हो। तो ये अपना क्वेश्चन था कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में बताना है अपने को। नेक्स्ट है एचआईवी की संरचना और उसके द्वारा फैलाए गए रोग के बारे में बताना। देखिए, एचआईवी की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है। एचआईवी की संरचना, सबसे पहले एचआईवी का पूरा नाम देखिए, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये एचआईवी की फुल फॉर्म है। क्या है फुल फॉर्म, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ह्यूमन इम्यूनो वायरस क्या करता है, ह्यूमन में रोग करने वाला या डिजीज फैलाने वाला क्या है, वायरस है। पहली बात तो ये। दूसरी बात सुनिए मेरी बात, ये क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये ऐसा वायरस है जो ह्यूमन में जाकर, ह्यूमन में जो इम्यूनो या इम्यूनिटी की जो सेल्स होती है उसको क्या करता है, वो मतलब खत्म कर देता है या उसको काम नहीं करने देता। और मोस्टली अगर आप स्पेसिफिक देखें तो टी हेल्पर सेल को वो क्या करता है, खत्म करता है। टी हेल्पर सेल का काम क्या होता है, दूसरी कोशिकाओं को एक्टिवेट करने का काम होता है। अन्य सेल्स को क्या करती है, वो एक्टिवेट करती है टी हेल्पर सेल, और ये टी हेल्पर सेल को क्या करता है, काम करने से रोक देता है, उसको इन्फेक्टेड कर देता है। जब टी हेल्पर सेल काम नहीं करेगी तो अन्य इम्यून सेल्स है वो एक्टिवेट नहीं होगी। जब अन्य इम्यून सेल्स एक्टिवेट नहीं होगी तब क्या नहीं होगा, पूरा इम्यून सिस्टम है वो इनएक्टिवेट स्थिति में रहता है, निष्क्रिय अवस्था में रहता है, और वो क्या नहीं कर पाएगा, वो उस वायरस को पहचान नहीं सकता, क्योंकि पूरा इम्यून सिस्टम क्या है, वो तो इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, वो काम कैसे करेगा। तो ये बहुत ही समझदार वायरस होता है। वो क्या करता है कि जो मेन कोशिका है वो उसी को खत्म कर देता है। इसीलिए क्या होता है, एड्स की या एचआईवी का कोई क्या इलाज नहीं हो रहा है अभी तक। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उस इम्यून सिस्टम को ही खत्म कर रहा है धीरे धीरे, और धीरे 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 धीरे। ध्यान रखिए, एड्स का जो पेशेंट होता है वो एचआईवी की वजह से कभी नहीं मरता, वो मरता है अन्य बीमारियों की वजह से। क्योंकि मान लीजिए कि जो एचआईवी का जो पेशेंट है उसको अगर जुकाम भी लगती है, वो जुकाम भी 3 साल तक सही नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि देखो जुकाम अपने लगती है नॉर्मली, हम क्या करते हैं उस जुकाम को 2 मिनट में सही कर लेते हैं, 3 दिन में सही हो जाती है। कैसे, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट है। अगर एचआईवी का इन्फेक्शन है तो वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम को पोज कर देता है, वो एक्टिव नहीं होने देता। तो जुकाम का वायरस है वो भी क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा वायरस बन जाता है, और उसकी जुकाम से भी मृत्यु हो जाती है। तो पहली बात तो ये एचआईवी का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो वायरस। रोग क्या फैलाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में, ही क्वेश्चन पूछा था, एचआईवी के द्वारा फैलाए जाने वाले रोग का नाम लिखिए। तो रोग कौन सा हो गया, एड्स। कौन सा हो गया, एड्स। इसकी फुल फॉर्म सुन लीजिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। देखो इसके नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब होता है जन्म के बाद में, इम्यूनो मतलब होता है इम्यून सिस्टम, और डिफिशियंसी मतलब काम नहीं करता है, पूरा इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, काम नहीं कर पाता है, और उस वजह से क्या होता है, जंतु है वो मृत्यु। एचआईवी की वजह से किसी की मृत्यु नहीं होती है, दूसरे बीमारियों की वजह से किसी की मृत्यु होती है। अब सुनिए, एचआईवी की संरचना के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। आपको पूरी फुल्ली संरचना याद करनी है, बुक में जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। देखो वायरस कुछ भी हो, वायरस में केवल 2 ही चीजें पाई जाती है। एक तो वो कुछ एक एंजाइम रखेगा, एक वो रखेगा जेनेटिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, कुछ में सिंगल स्ट्रैंडेड कुछ में डबल स्ट्रैंडेड। दूसरा वो क्या रखेगा, बाहर एक प्रोटीन का खोल, बस।
तो इसके अंदर भी सेम ऐसा ही होता है। बाहर एक प्रोटीन का खोल होता है, बाहर एक प्रोटीन का खोल होता है, और यहां क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जेनेटिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है, और एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है, और प्रोटीन का खोल पाया जाता है। इसकी प्रॉपर बढ़िया स्ट्रक्चर आपको याद करके जानी है, और एड्स से क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या एचआईवी जो है वो रोग फैलाते हैं, उसके क्या क्या लक्षण है, आपको वो याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है, समझाइए। देखिए, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो चीजें होती है, देखिए, एक होता है मोनोक्लोनल, एक होता है पॉलीक्लोनल। एक क्या होती है, इसी के विपरीत होती है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। ये मोस्टली ये क्वेश्चन है वो कम पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आप इसको समझोगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए क्या है, एक पर्सन है, एक पेशेंट है, उसकी बॉडी में कोई वायरस गया, कोई एंटीजन गया। उस एंटीजन के जाने से क्या हुआ, इसके इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडीज बनाई, लेकिन इस बार बनने वाली जो एंटीबॉडी है वो कई प्रकार की बनती है, ठीक है, क्योंकि इसको चेक करने के लिए एंटीजन कैसा है, इसका एपिटोप कैसा है, इस एपिटोप को चेक करने के लिए 5-6 प्रकार की एंटीबॉडी बनती है। तो एक ही प्रकार की, मतलब एक एंटीजन के लिए अनेक प्रकार की एंटीबॉडी बनती है, इसको क्या कहते हैं, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। बहुत सारी एंटीबॉडी जो कई एपिटोप्स को पहचान सकती है, उसको बोलते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। मतलब आपने इतनी एंटीबॉडी ले रखी है, उसमें से कुछ एंटीबॉडी तो क्या करती है, एचआईवी को पहचान रही है, कुछ एंटीबॉडी ऐसी है जो स्ट्रेप्टोकोकस को पहचान रही है, कुछ एंटीबॉडी ऐसी है जो स्टेफाइलोकोकस को पहचान रही है, इस प्रकार से। लेकिन मान लीजिए हम अगर ऐसा करें कि अगर मान लीजिए आपके पास ऐसी एंटीबॉडी है जो एंटीबॉडी सारी की सारी, जो एंटीबॉडी सारी की सारी किसी एक ही प्रकार के बैक्टीरिया वायरस के एंटीजन को पहचानती है, केवल एक ही प्रकार के, उसको और कोई मतलब नहीं है, सिर्फ किसी एक को पहचानेगी, उसी को क्या कहते हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं। और ये एंटीबॉडी जिस कोशिका से निकल के आती है ना, उसका हम क्या करते हैं, बहुत सारा क्लोन्स बना लेते हैं, इसकी बहुत सारी कॉपी बना ली, और इससे हमेशा क्या करते हैं, इन सब से ये एंटीजन है वो एंटीबॉडी निकालते रहते हैं। तो आपके पास क्या होगी, एक विशेष प्रकार के एंटीजन के विरुद्ध आपके पास बहुत सारी एंटीबॉडी होगी। जैसे मान लो ये क्या था, जैसे मान लो कि जो रेटल स्नेक है, जो मान लो स्नेक है, स्नेक का जो टॉक्सिन होता है, स्नेक का जो जहर होता है, जिसको हम विनम कहते हैं, उस विनम के अगेंस्ट आपने ये एंटीबॉडी बना ली, जिसका नाम है एंटीविनम। एंटीविनम एक स्पेसिफिक किसके लिए होगा, ये किसी स्नेक के जहर के प्रति होता है। अब आपको उस शेर ने काटा, उस सांप ने आपको काटा, तो वो जहर, वो विनम आपकी बॉडी में चला गया। बॉडी में जाने के बाद में वो क्या करेगा, आपको बीमार करेगा, आपको मारने की कोशिश करेगा। इंजेक्शन से बाहर से क्या करेंगे हम, उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनेगी उसमें तो टाइम लगेगा, हम क्या करेंगे, वो एंटीबॉडी जो आपने बाहर बना रखी है वो डायरेक्ट इंजेक्ट करवा देंगे, और वो एंटीबॉडी क्या करेगा, उस विनम को खत्म कर देगा, तो हम बच गए ना। और इसमें क्या है, एक ही प्रकार की एंटीबॉडी है, वो स्पेसिफिक इसी विनम के अगेंस्ट क्या करेगी, काम करेगी। तो इसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। एक ऐसी सेल्स की आपने बहुत सारी कॉपियां बना ली जो एक ही प्रकार की एंटीबॉडी क्या करती है, स्रावित करती है। और इसी के साथ में आपके हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी और है वो, और आपको समझनी है। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या होता है, अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी या जितनी भी सेल्स है वो तो थोड़े दिन काम करेगी, वो तो मर जाती है। तो हम क्या करते हैं, इस टेक्निक के साथ में इस बी सेल जो एंटीबॉडी बनाती है उसको बी सेल कहते हैं, प्लाज्मा सेल्स भी लिख सकते हो। इस प्लाज्मा सेल्स का क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं, किसके साथ में, कैंसर सेल के साथ में या ट्यूमर सेल के साथ में। ट्यूमर सेल के साथ में क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद में क्या होते हैं, इससे एक ऐसी सेल निकालते हैं जिसके अंदर लक्षण तो क्या होगा, बी सेल्स, मतलब एंटीबॉडी बनाने वाला, जबकि ये क्या होगी, ट्यूमर सेल्स की तरह क्या हो जाएगी, अमर हो जाएगी, मरेगी नहीं। तो ये इसकी लाइफ है वो क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें ट्यूमर सेल्स कभी मरती नहीं है। तो ट्यूमर सेल्स और बी सेल्स क्या करती है, हमेशा एंटीबॉडी बनाती रहेगी। तो इसको बोलते हैं हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, उस क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर यही बताया हुआ है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है, इसको समझाना है। तो आपको इसको पूरा डिटेल से, इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे टॉपिक को आपको लिख के आना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी की क्रियाविधि को समझाइए। देखिए दो ही इम्यूनिटी है, कभी आता है ह्यूमरल इम्यूनिटी
जो एंटीबॉडी के द्वारा की जाती है, और कभी आती है सेल मीडिएट इम्यूनिटी जो टी सेल्स के द्वारा की जाती है। देखिए टी सेल्स जो होती है वो कई प्रकार की होती है। टी सेल्स है वो आगे चलकर इसका कई डिवीजन होता है, कई प्रकार की सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है टी सेल्स। जैसे मान लीजिए टी हेल्पर सेल, टी साइटोटॉक्सिक सेल, टी नेचुरल किलर सेल्स, टी मेमोरी सेल, ठीक है, और टी सप्रेसर सेल्स। और टी सप्रेसर सेल्स मतलब कई सारी सेल्स में टी सेल्स है वो खत्म हो जाती है। आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से ये इम्यूनोलॉजी के अंदर। सुनिए, जब किसी एंटीजन को इन टी सेल्स के माध्यम से मारा जाता है, खत्म किया जाता है, तो उसको बोला जाता है टी सेल मीडिएट इम्यूनिटी। और ये मुख्यतः हमारे टिश्यूज के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर कार्य करती है। वो तो करती है लिक्विड के अंदर, इसलिए उसका नाम क्या दिया हमने, ह्यूमोरल इम्यूनिटी या तरल प्रतिरक्षा। जबकि ये क्या है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी। ये कोशिकाओं के अंदर, टिश्यू के अंदर कोशिकाएं जो वायरस से इन्फेक्टेड होती है उनको क्या करती है, वो संक्रमित करती है। इसलिए ये क्या होगी, सेल मीडिएट इम्यूनिटी होगी। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल से बताना है। उसके बाद में आता है संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। पहला आता है एमएचसी, फुल फॉर्म सुनिए इसकी। एमएचसी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कहां पाया जाता है, हमारे टिश्यूज के ऊपर पाया जाता है। कोशिकाओं के ऊपर पाए जाने वाला ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो क्या करता है, एंटीजन को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, एंटीजन को प्रदर्शित करता है। एमएचसी दो प्रकार के होते हैं, एमएचसी फर्स्ट, एमएचसी सेकंड। एमएचसी फर्स्ट, एमएचसी सेकंड, दोनों के दोनों क्या करती है, दोनों के दोनों एंटीजन को प्रदर्शित करते हैं अपने ऊपर। एमएचसी फर्स्ट सभी केंद्रक युक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स, सभी केंद्र युक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। जबकि एमएचसी सेकंड है वो कुछ कोशिकाओं के अंदर, जैसे माक्रोफाज, डेंड्रिटिक सेल्स, बी लिम्फोसाइट, उसके अंदर पाया जाता है। और ये क्या करते हैं, ये जो एंटीजन होते हैं, कोशिकाओं में जो एंटीजन पाए जाते हैं उनको प्रदर्शित करने का काम करते हैं। इनके पास कुछ लिगेंड होते हैं, CD8 और CD4, जो क्या करते हैं आगे चलकर दूसरे जो टी सेल्स होते हैं, जो टी सेल्स के ऊपर पाया जाता है उसका और इन एमएचसी का, दोनों का क्या होता है, रिसेप्टर लिगेंड की तरह उनका कॉन्जुगेशन होता है। इससे टी सेल्स है उस एंटीजन को पहचान लेती है और उसके बाद में उसको मारा जाता है। तो ये एमएचसी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स दो प्रकार के होते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में बहुत काम आते हैं। ग्राफ्ट रिजेक्शन में काम आने वाले कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स है, तो एमएचसी होते हैं, ध्यान रखना। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब क्या हो गया, ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट होता है, उस समय कौन क्या काम करते हैं, तो ये एमएचसी कार्य करेगी, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये मैंने आपको बताई थी। एंटीजन के साथ में एंटीबॉडी जब क्रियाएं करती है, ये कई प्रकार की होती है, मैं नाम बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनना। एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम, ये सारे क्या होते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इन सब के बारे में बताना है। और कभी कभी तो ये सारा एक साथ पूछते हैं, और कभी कभी केवल इतना पूछते हैं एग्लूटिनेशन क्या है, ऑप्सोनाइजेशन क्या है, ठीक है, और ये मतलब न्यूट्रलाइजेशन क्या है। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर करके आना है। तीसरा इसके अंदर मैंने बताया ऑप्सोनाइजेशन, इसी का ही हमने एक स्टेप ले लिया कि ऑप्सोनाइजेशन क्या है। और इसका डी जो है वो लिखा हुआ है टी सेल्स के टाइप बताइए। टी सेल्स के इतने प्रकार होते हैं, TH, TC, TK, NK, ये सब इनके अलग अलग काम है। टी हेल्पर सेल दूसरों को एक्टिवेट करती है। टी नेचुरल किलर सेल, नेचुरल कुछ ऐसे पदार्थ स्रावित करती है जिससे वो कोशिका को मार देती है। टी सप्रेसर सेल इन सबको रोकने का काम करती है। टी मेमोरी सेल मेमोरी बनाती है। तो इस प्रकार से आपको ये सब सारे क्वेश्चन है वो करके आने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें पूछा गया है रोगों के बारे में लिखिए। रोग जो है इसमें सबसे पहले है मेनिंजाइटिस। देखिए मेनिंजाइटिस वैसे तो डिटेल से 2021 में पूछ लिया गया है मेनिंजाइटिस क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मेनिंजाइटिस जो है वो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के द्वारा फैलाया जाता है। मेनिंजाइटिस रोग एक नाइजीरिया गोनेरी है जो क्या करता है, जननांगों में रोग फैलाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसके अंदर रोगों के बारे में आपको लिखना है। इसमें सबसे पहले मेनिंजाइटिस जो रोग है वो नाइजीरिया मेनिंजाइटिस के द्वारा फैलाया जाता है। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये जो बैक्टीरिया है वो हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो लिक्विड पाया जाता है ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर, उसके अंदर ये क्या करता है, वृद्धि करता है। आपको पता है
कि जो ब्रेन होती है उसके चारों ओर क्या होती है, झिल्लियां पाई जाती है, जिनको हम बोलते हैं ब्रेन मेनिंग्स। उसको वैसे तो झिल्लियां कहा जाता है, ब्रेन झिल्लियां या मेनिंजिट, मेनिंग्स, और इन्हीं से शब्द आया है मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये क्या करता है, उन झिल्लियों को खत्म कर देता है, जिससे व्यक्ति के अंदर सर दर्द बहुत भयंकर, पीठ का दर्द होने लग जाता है, जोड़ों का दर्द होता है। तो इस प्रकार से ये इन्फेक्शन करता है। तो ये आपके इसके बारे में थोड़ा सा आपको रोगजनक के रूप में लिखना है बैक्टीरिया के बारे में। दूसरा, टिटनेस, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के द्वारा होने वाला रोग है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये क्या करता है, न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को वो तोड़ देता है। और जंतुओं के अंदर क्या होता है, जो मान लीजिए कि जो मसल्स है वो इरेक्ट कंडीशन में आ जाती है, वो एकदम मतलब इरेक्ट कंडीशन के अंदर, मतलब अ, संकुचन है तो वो संकुचन अवस्था में ऐसे आ जाती है। तो इस बीमारी को कहते हैं धनु या धनुषाकार आकृति, धनुषाकार आकृति आ जाती है। ठीक है, या इसको धनु धनु बीमारी, ठीक है, या इसको टिटनेस कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो मसल्स होती है वो इरेक्ट कंडीशन में आ जाती है, कठोर हो जाती है, अकड़ कर पूरी बॉडी है वो इस प्रकार से धनुष के आकार की हो जाती है। पहले जब प्रसव होते थे उस टाइम, जब एम्बिलिकल को काटा जाता था उस टाइम इन्फेक्टेड जो ब्लेड थी उसका यूज किया जाता था, मतलब वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे इन्फेक्शन का। इससे मादा के अंदर जिसने प्रसव दिया है, प्रसव किया है, उसके अंदर टिटनेस रोग हो जाता था। और ये टिटनेस रोग क्या करता था, इस प्रकार से उसकी बॉडी के अंदर इस प्रकार से आकृति को ऐसे कर देता था। इससे क्या होता था, वहां उस टाइम ये समझते थे लोग, मानते थे कि इसके अंदर कोई माता आ गई है, लेकिन ये माता नहीं थी। ये क्या था, इसकी वजह से शरीर है वो धनुषाकार हो जाता था। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है टीबी के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस है बैक्टीरिया का नाम। तो ये ट्यूबरकुलोसिस है, किस प्रकार से रोग फैलाता है आपको पता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ये रहता है, खांसी आती है, कफ आता है, बलगम आता है, और ये जो एल्वियोली है उसके अंदर ऐसे मान लो कि पानी सा भर जाता है, और कफिंग बहुत ज़्यादा होती है, जंतुओं के अंदर जो सीलिया होते हैं वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है इन रोगों के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरियल डीएनए के रेप्लिकेशन को समझाइए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैक्टीरियल डीएनए के रेप्लिकेशन को। हालांकि बैक्टीरियल का जो जनन है वो पूरा का पूरा पूछ लिया गया है 21 के अंदर, लेकिन आपको याद करना है बैक्टीरियल डीएनए का रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन या प्रतिकृतिकरण। देखिए, बैक्टीरिया में दो प्रकार का डीएनए होता है, पहले तो ये याद रखिए। एक होता है क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए का सेम रेप्लिकेशन है वो सेम रहेगा, जैसे आपने नॉर्मल पढ़ा है वो सेम क्रोमोसोमल का रेप्लिकेशन होता है। उसके अंदर जो एंजाइम्स है जैसे टोपोआइसोमरेज है, उसके बाद में आता है एसएसबी एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आता है, उसके बाद में लाइगेज एंजाइम आता है, तो वो सेम रहेगा क्रोमोसोमल। दूसरा आता है प्लाज्मिड डीएनए। दूसरे डीएनए का नाम क्या है, प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, बैक्टीरिया के अंदर एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है जो सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है। जरूरी नहीं कि हर बैक्टीरिया में प्लाज्मिड डीएनए उपस्थित हो, कुछ जंतुओं के अंदर, सॉरी कुछ जीवाणुओं के अंदर ये प्लाज्मिड डीएनए पाया जाता है। जिसमें पाया जाएगा उसमें उस प्लाज्मिड डीएनए की वजह से उस बैक्टीरिया में अलग प्रकार की स्पेसिफिसिटी विकसित हो जाती है, जिसे हम ये कहते हैं कि उनके अंदर जैसे मान लो एंटीबायोटिक्स स्रावित करने की एक कैपेसिटी है वो आ जाती है। इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, ये तो इसका रेप्लिकेशन आपको अलग से रोलिंग सर्कल जो मेथड है, ठीक है, मेथड का नाम क्या है, रोलिंग सर्कल मेथड से इसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। एक आता है सिग्मा रेप्लिकेशन, ये भी आपको याद रखना है, जो रिप्रोडक्शन के समय होता है, कॉन्जुगेशन के समय होता है, सिग्मा रेप्लिकेशन। सिग्मा रेप्लिकेशन जब एक बैक्टीरिया से प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरित होता है, यहां से यहां जाता है, तब ये सिग्मा रेप्लिकेशन से जाता है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आपको रेप्लिकेशन इसके बारे में जरूर पढ़े, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार। नेक्स्ट आता है बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के आधार पर टाइप्स और उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर के आधार पर, देखिए जीवाणु की स्ट्रक्चर क्या होती है इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। मान लीजिए अगर कोई गोलाकार बैक्टीरिया है, उसकी आकृति गोलाकार है, तब हम उसको बोलेंगे कोकाई बैक्टीरिया, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, कोकस, आप इसको कोकस कह सकते हो,
कोकाई कह सकते हो, कोकस या कोकाई बैक्टीरिया, ठीक है, कोकाई बैक्टीरिया, कोकस बैक्टीरिया। अगर ये सिंगल अलग अलग रहते हैं, सिंगल एक एक रहते हैं और गोलाकार होते हैं, तब हम इसको नाम देंगे मोनोकोकस। क्या नाम देंगे? मोनोकोकस। अगर मान लीजिए वो दो दो साथ में रहते हैं, इस प्रकार से दो दो क्या रहते हैं? साथ में रहते हैं, ऐसे जैसे नाइजीरिया रहता है, दो दो साथ में ग्रुप में पाए जाते हैं लेकिन गोलाकार होते हैं, क्या नाम दोगे? डिप्लो। दो को क्या बोलते हैं? डिप्लो। कोकस को, गोलाकार को क्या कहते हैं? कोकस। अगर मान लीजिए वो इस प्रकार से गोलाकार होते हैं और एक लंबी चेन बनाते हैं, तब इसको नाम देंगे स्टेप्टोकोकस। कोकस गोलाकार, स्टेप्टो चेन बन गई लंबी। और मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से ग्रुप में रहते हैं, इस प्रकार से ग्रुप में रहते हैं, इसको बोलेंगे स्टेफाइलोकोकस। क्या बोलेंगे? स्टेफाइलोकोकस। मान लीजिए कुछ ऐसे होते हैं जो गोलाकार होते हैं लेकिन इस प्रकार से होते हैं, चार आगे और चार पीछे, इस प्रकार से, मतलब ये चार आपको दिख रहे हैं और इसी के पीछे चार और होते हैं, तो इस प्रकार के बैक्टीरिया को बोलते हैं सारसीना। क्या कहेंगे? सारसीना। इसके बाद में आता है बेसिलस बैक्टीरिया। क्या आते हैं? बेसिलस जीवाणु। बेसिलस जीवाणु, देखिए बेसिलस जीवाणु जिनकी आकृति दंडाकार होती है, इस प्रकार से दंड के आकार की, छड़ के आकार की होती है, उसको बोलते हैं बेसिलस। अकेली छड़ है तो क्या बोलोगे? मोनोबेसिलस। क्या बोलोगे? मोनोबेसिलस। अगर मान लो दो छड़ इस प्रकार से जुड़ी हुई है, क्या बोलोगे? डिप्लोबेसिलस। डिप्लोबेसिलस। मान लीजिए बहुत सारी छड़ें आपस में इस प्रकार से जुड़ी होती है, क्या बोलोगे? नाम वही रहेगा सेम, क्या बोलोगे? स्ट्रेप्टोबेसिलस। और मान लीजिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो इस प्रकार से कोमा आकृति के होते हैं, इस प्रकार से कोमाकार बैक्टीरिया होते हैं, कोमा की आकृति के दिखते हैं, इनको बोलते हैं कोमासेप्ड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? कोमासेप्ड बैक्टीरिया। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? विब्रियो। क्या हो जाएगा? विब्रियो, विब्रियो कोलेरा। तो इस प्रकार से आप देखिए, आपने जीवाणुओं की आकृति के आधार पर इनका क्या कर दिया? वर्गीकरण कर दिया। तो इस प्रकार से आप इसका कर सकते हो, इनकी संरचना भी बता सकते हो। देखो बैक्टीरिया की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का ही टॉपिक है, जीवाणु की आकृति और जीवाणु की संरचना अलग होती है। देखिए जीवाणु की संरचना अगर आ जाती है तो आपको क्या क्या लिखना है, इसको सुनिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या क्या लिखना है? देखिए सबसे पहले जीवाणु के ऊपर, सबसे ऊपर क्या पाया जाता है? जीवाणु में कैप्सूल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैप्सूल पाया जाता है। कैप्सूल ग्लाइकोकेलिक्स का बना होता है, ठीक है। कैप्सूल, सबसे पहले इस कैप्सूल के बारे में लिखना है आपको, क्या होता है, कैसी संरचना होती है, किस किस में पाया जाता है, जिसमें नहीं पाया जाता है उसमें क्या है, पाया जाता है उसमें क्या विशेषताएं होती है। इसके बाद में इसके नीचे पाई जाती है सेल वॉल। सबसे ऊपर कैप्सूल, कैप्सूल के नीचे क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल जिसमें मिलेगी उसमें क्या होगा? वो बैक्टीरिया मोस्टली सब में मिलेगी, लेकिन सेल वॉल किसकी बनी होती है? पेप्टिडो ग्लाइकोन की बनी होती है। पेप्टिडो ग्लाइकोन की सेल वॉल बनी होती है। उसके नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन होता है। यहां से बैक्टीरिया में सेल मेम्ब्रेन से क्या निकलते हैं? ऐसे फिम्ब्री निकलती है। क्या निकलती है? फिम्ब्री निकलती है। और कुछ ऐसे बड़े बड़े फ्लेजिला निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फ्लेजिला निकलते हैं। तो बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर में सबसे पहले कैप्सूल के बारे में, फिर सेल वॉल के बारे में, फिर सेल मेम्ब्रेन के बारे में, फिम्ब्री के बारे में, फ्लेजिला के बारे में, और उसके बाद में अंदर साइटोप्लाज्म में क्या कुछ होता है, सब के बारे में बताओगे, तब ये क्वेश्चन अपना पूरा होगा। उसके बाद में आते हैं बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व को समझाना है, बैक्टीरिया में मिलने वाले ग्रोथ कर्व को समझाना है। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा हुआ है बैक्टीरियल कर्व को समझाना है। बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। देखिए बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व मोस्टली दो टाइप के होते हैं। कौन से बता देता हूं मैं आपको। एक नंबर आता है जो सिग्मोइड कर्व होता है, सिग्मोइड कर्व, और दूसरा कर्व जो होता है वो जे शेप्ड बनता है, ठीक है। दो कर्व है, सिग्मोइड कर्व ऐसे एस शेप्ड में बनेगा, एस आकृति का, और सिग्मोइड जो कर्व होता है वो ऐसे जे शेप का बनता है। देखिए बैक्टीरिया की ग्रोथ कर्व के अंदर मोस्टली तीन फेज पाए जाते हैं। एक आता है लैग फेज जिसमें बहुत कम ग्रोथ करता है, दूसरा आता है एक्सपोनेंशियल फेज, एक्सपोनेंशियल
एक्सपोनेंशियल फेज, इसी का दूसरा नाम होता है लॉग फेज, और एक आता है स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज। कौन सी आती है? स्टेशनरी फेज। ये 3 फेज आती है, और इसके बाद में कभी कभी ये डिक्लाइन भी चला जाता है, मतलब एक और स्टेज आती है जिसको बोलते हैं डिक्लाइन फेज। यहाँ नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लोग में हम करते हैं प्रदर्शित, और ये आता है टाइम। टाइम और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हम लोग में, लोग का ग्राफ है ये, क्योंकि नंबर्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम सिंपल ग्राफ में इसको पढ़ नहीं सकते। तो ये था सिग्मोइड कर्व, जिसके अंदर नॉर्मल सिचुएशन होती है, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि बाहर की जितनी भी परिस्थितियां होती है वो इनके ऊपर इफेक्ट डाल रही है। दूसरी, अगर आप कंटिन्यूस कल्चर करते हो, कल्चर जो है कंटिन्यूस चलता है, कोई भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां अगर नहीं आती है, तब आप में केवल लैग और लोग, ये 2 प्रकार की स्टेज रहती है, और जो कर्व है वो इस प्रकार से एक्सपोनेंशियली बढ़ता जाता है, वो रुकता नहीं है। तो ये 2 प्रकार का बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व होता है, जो कि आपको इसके अंदर लिखना है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या है? ये मैंने आपको बताई थी ऊपर ही, जो हमने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो बनाई जाती है वो इसी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बनाई जाती है। तो ये आप देख लोगे इधर से। ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है और ये किस प्रकार से उत्पादित होते हैं, इसको सुनिए। देखिए, ट्रांसजेनिक एनिमल जो होते हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? जीएमओ कहते हैं, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये हो गए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब देखिए, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म में होता क्या, उत्पादित कैसे होंगे? मान लीजिए कि हमने क्या किया एक माइस था, और माइस के जेनेटिक में चेंज करने से मान लीजिए कि हेयर की स्ट्रक्चर है, ठीक है, और हेयर वाला जो जीन है उसमें हमने कुछ चेंज किया, एक ऐसा माइस बनाया जिसकी बॉडी पर एक भी हेयर नहीं है, वो माइस जो कहलाया वो न्यूड माइस कहलाया, उस पर बिना हेयर वाला जो वो माइस है। तो ये क्या हो गया, जो ऑर्गेनिज्म आया है वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गया। तो जीन्स में जो चेंजेस करके हम स्पीसीज बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, उनको बोलते हैं ट्रांसजेनिक जंतु। पादप भी होते हैं, जैसे मान लो बीटी कॉटन है, बहुत चर्चा में है बीटी कॉटन, बीटी कॉटन। ये क्या है? देखिए, बेसिलस थुरिनजेनेसिस जीव के द्वारा कपास के पौधे को क्या करता है? वो नुकसान पहुंचाता है, मतलब नुकसान होता है उस पौधे को। हमने कुछ ऐसी जाति विकसित की है जिसमें बेसिलस थुरिनजेनेसिस जीन के प्रति वो क्या है? रेजिस्टेंस है कपास। अगर उसको बेसिलस थुरिनजेनेसिस खाता भी है तो उसकी स्टमक में एक ऐसा पॉइजन बनता है उसको खाने से, ताकि वो डेथ हो जाता है, मर जाता है। तो हमारे कपास का पौधा क्या हो गया? सुरक्षित हो गया। तो इस प्रकार से जीन में चेंज करके जो हम परिवर्तन करते हैं, जो हम नई जंतुओं को बनाते हैं, जातियों को बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक जंतु। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल उपचार में बायोटेक्नोलॉजी का महत्व क्या है? देखिए, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको इस बुक में डायरेक्टली इसको पढ़ लेना है कि दूषित जल उपचार है उसको किस प्रकार से हम, पहले तो आता है प्राथमिक ट्रीटमेंट, उसके बाद में आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। उसमें सबसे पहले तो हम मोटी मोटी जो अशुद्धियाँ होती है, जो जैसे मान लो कि जो मान लीजिए पॉलीथीन होती है, बड़े बड़े कचरे होते हैं, मान लो लकड़ी की कोई है, तो उनको तो अलग कर दिया जाता है। उसके बाद में सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? उनको पहले डिग्रेड कराते हैं, बड़े बड़े जो कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं, उसके बाद में उनके ऊपर बैक्टीरिया छोड़ देते हैं जो उन वेस्ट मटेरियल्स को खाते हैं। उसके बाद में उनको हवा में ऐसे ऊपर फ्लो करवाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ऑक्सीजन जाए और उसकी स्मेल है वो कम हो सके। उसके बाद में उसका क्लोरीनीकरण करते हैं, ठीक है, क्लोरीनीकरण से जो स्मेल होती है वो दूर हो जाती है, बैक्टीरिया मर जाते हैं। इस प्रकार से उसको फिर प्योर कर दिया जाता है। बचे हुए जो सॉलिड प्रोडक्ट होते हैं जो नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं, बहते जल में जो नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं, उनको नीचे रख लिया जाता है और उसके बाद में उनको खाद के रूप में खेतों में डाल दिया जाता है और पानी को अलग कर लिया जाता है। तो ये दूषित जल है उसका उपचार है। बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हम इसका क्लोरीनीकरण करते हैं। इसमें बैक्टीरिया जीवाणुओं को यूज करते हैं जो इनको खाते हैं, उसको हम क्या करते हैं इसके अंदर ऐड करते हैं, तो ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। तो ये सारी टेक्निक है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा लिखना है। नेक्स्ट आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को समझाइए। देखिए सेम वही है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और ट्रांसजेनिक जो जंतु बनाए जाते हैं वो एक ही प्रोसेस से बनाए जा रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब आपने डीएनए में क्या कर दिया? रिकॉम्बिनेशन कर दिया, कुछ चेंज कर दिया। तो किसी भी जंतु के अगर डीएनए में अगर आप चेंज करते हो तो उसी से क्या बनते हैं? ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक जंतु जो है वो प्राप्त होते हैं। और इस टेक्निक को क्या कहा जाता है? ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहा जाता है। और इसी के दौरान जैसे मान लीजिए कि किसी जंतु के अंदर इंसुलिन का जीन है वो खराब हो रहा है और हम अगर उसका मान लो उस
कोई भी बेबी है, जल्दी कंडीशन में अगर आपको पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं। उसमें बैक्टीरिया जो जीन जो होता है, उस जीन को सही करके दूसरा नया जीन उसमें डाला जा सकता है। तो ये ट्रांसजेनिक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसके अंदर हो जाएगा, और जो जंतु बनेंगे वो ट्रांसजेनिक जंतु कहलाते हैं। उसके बाद में धातु और पेट्रोलियम पदार्थों में जीवाणु का योगदान बताना है। देखो, कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो धातु और पेट्रोलियम जहां ज्यादा पाया जाता है वहां उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कुछ एफई को फीड करने वाले, एफई के ऊपर या जो ऑयल को फीड करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहां ज्यादा पाए जाते हैं। तो उसकी कंसंट्रेशन अगर कहीं ज्यादा होती है तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये मतलब वहां पाए जा सकते हैं। ठीक है, और उसके द्वारा वहां पर हम खनन कर सकते हैं। ये मतलब 80% चांसेस होते हैं कि वहां और ऐसे मतलब भंडार मिल जाए पेट्रोलियम के और हम उसका खनन कर सके। तो इस प्रकार से तो तेल के कुएं खोजे जाते हैं, वो बायोलॉजी की हेल्प से खोजे जा सकते हैं, या रेडिएशन की वजह से भी खोजे जाते हैं। तो इसके बारे में देखिए, ये 2-3 सालों से क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए आप इसको आराम से पढ़ के खुद कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये 2-3 सालों में रिपीट होता है हर बार, तो आप इसको भी ऐड इसमें कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, क्लोनिंग क्या है और इसके फायदे और नुकसान बताइए। देखिए, मैंने क्लोनिंग वाला पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया भी था। अगर आपने ये एप्स जो खरीद रखा है तो आपने पढ़ा होगा। क्लोनिंग में मोस्टली क्या होता है, हम क्लोन तैयार करते हैं। क्लोन आपको पता है किसी एक ही ऑर्गेनिज्म से बनने वाला न्यू ऑर्गेनिज्म होता है। इसमें 2 ऑर्गेनिज्म हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि क्लोनिंग क्या होती है, अपने हूबहू जो पेरेंट्स होता है उसका हूबहू कॉपी होता है। तो दूसरी बात ये कि एक ही ऑर्गेनिज्म है तो उसी की कॉपी होगा। क्लोनिंग करते क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लोनिंग का फायदा ये है कि जैसे मान लो कि पूरी स्पीसीज के ऊपर एक ही जाति है, एक ही ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो आइंस्टीन का एग्जांपल ले लो। हम अभी चाहते हैं कि ऐसे आइंस्टीन बहुत सारे पैदा हो जाए, लेकिन अगर आपने आइंस्टीन के क्लोन्स बनाए होते तो अभी आइंस्टीन हमारे सामने होते और कभी नहीं मरते वो आइंस्टीन। तो इस प्रकार से वो क्या होता है, क्लोन होता है। उसकी हूबहू कॉपी अगर आप दूसरा बना लेते हो वो क्लोन है। हालांकि देखो, ये बहुत बड़े एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनको मतलब मनुष्य लेवल तक तो हम कर ही नहीं सकते, इतना तो हमें इजाजत नहीं है, लेकिन हम छोटे क्लोन्स बना सकते हैं। सबसे पहले इयान बिलमुट ने क्या किया था, ये जो डोली भेड़ बनाई थी, ये सबसे फर्स्ट क्लोन था स्तनी का, मेमल्स का फर्स्ट क्लोन था ये। उसके बाद में चूहे जो क्यूमुलस था उसके ऊपर भी बनाया गया, मंकी का क्लोन तैयार हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ये क्लोन हुए। क्लोन का मैंने आपको लाभ बता दिया। इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। नुकसान भी बहुत सारे हैं। देखिए कि अगर मान लीजिए कोई इसका गलत उपयोग करना शुरू कर देता है क्लोनिंग का, मान लीजिए कि बहुत सारे ऐसा भी हुआ था पहले जब डोली भेड़ आई थी, उसके बाद में सब लोगों ने ऐसा सोचा, अमेरिका से ऐसे मतलब खबरें आने लग गई थी कि अब बहुत सारे सिपाही होते हैं, सैनिक होते हैं, उनको क्लोन से तैयार कर दिया जाएगा और किसी को सेना में जाने की वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई मरता है तो वो क्लोन्स मरेंगे तो ज़्यादा जन माल की हानि नहीं होगी। तो इस प्रकार से है, लेकिन ये हो नहीं सकता। लेकिन ये हानियों में आप इस प्रकार से लिख सकते हो। तो ये उसके नुकसान। दूसरा नुकसान देखो ये भी होता है कि जो एक ही पेरेंट से बनते हैं उनमें वेरिएशन सबसे कम आते हैं, और जब वेरिएशन कम आते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा सर्वाइव भी नहीं करते हैं। तो ये आपको इसके अंदर क्लोनिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। वैक्सीन या टीके क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, वैक्सीन अभी देखो कोरोना चल रहा है, उसके वैक्सीन हम सब लगवा रहे हैं। वैक्सीन मोस्टली क्या होते हैं, ये मान लीजिए कि जो वैक्सीन जिसके अगेंस्ट लग रही है उस दवाई के अंदर वो खुद एक बैक्टीरिया ही होता है, लेकिन वो एटीन्यूटेड कंडीशन में होता है। वो किस कंडीशन में रहता है, वो रहता है एटीन्यूटेड कंडीशन। एटीन्यूटेड को आप नॉर्मल भाषा में समझ सकते हो, वो अधमरा होता है। वो क्या होता है, अधमरा होता है। मतलब वो क्या नहीं कर सकता, हमें डिजीज कोज नहीं कर सकता। हमारे बॉडी में तो वो जाता है लेकिन वो डिजीज कोज नहीं करता। उसकी उसकी जो आउटर जो स्ट्रक्चर होती है वो सेम रहती है। और हम क्या करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसकी आउटर स्ट्रक्चर के अगेंस्ट क्या करता है, एंटीबॉडी बना लेता है। और एंटीबॉडी बनाकर वो एक मेमोरी सेल्स जो उसकी खास बात होती है इम्यून सिस्टम की, वो बनाकर रख लेता है। मान लीजिए कि वो ऑर्गेनिज्म अगर आपके शरीर में दोबारा आता है तो दोबारा आते ही उसकी पहचान कर ली जाती है कि ये तो कभी पहले आया था, क्योंकि आउटर स्ट्रक्चर तो सबकी सेम रहती है। तो वो कि हाँ ये तो पहले भी आया था, तो उसकी हम जल्दी से क्या कर सकते हैं, पहचान करके उसको मार सकते हैं। तो इस प्रकार से ये वैक्सीन है। वैक्सीन और बहुत सारी वैक्सीन होती है, बहुत सारी ऐसी वैक्सीन होती है जिसके अंदर हम ओरल ड्रॉप होती है,
माउथ से पिलाई जाती है, बहुत सारी ऐसी ऐसी भी होती है जिनको हम इंजेक्शंस के रूप में देते हैं वैक्सीन को। कोरोना की वैक्सीन है वो इंजेक्शन के थ्रू लगाई जा रही है। तो इस प्रकार से कई वैक्सीन है, इसके डीएनए वैक्सीन भी होती है, अलग अलग प्रकार की एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, ठीक है। तो ये वैक्सीन और वैक्सीन के जो टाइप है आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो भी आप इसमें पढ़ के आप इसको ऐड कर लो। वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले टीके की खोज की थी, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। तो कुल मिला के देखिए, मैंने आपको इंपॉर्टेंट इसके अंदर टॉपिक्स बता दिए कि ये इंपॉर्टेंट है, वो आ सकते हैं अपने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, आपको इनको और ब्रीफली पढ़ना है, मैंने आपको केवल गाइड किया है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप इसमें और ज़्यादा ऐड करो, पढ़ो, इसके आसपास वाले टॉपिक भी पढ़ो। लास्ट ईयर जो आया है आप उसको थोड़ा सा उसको कम पढ़ते हुए दूसरी चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो। तो इस प्रकार से अगर आप करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है एग्ज़ाम में। जो बीएससी बीएड वाले बच्चे हैं उनको भी, और बीएससी वाले बच्चे हैं उनको भी, तो आप ये कर सकते हो। थैंक यू।